यूपी में नज्म-ओ-नस्क की बदतर सूरत हाल को लेकर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा है। प्रियंका गांधी ने अपने खत में रियासत के नज्म-ओ-नस्क पर सवाल उठाते हुए इसे बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने लिखा कि रियासत में अगवा और कत्ल गारतगिरी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, लिहाजा इसकी रोकथाम की तदाबीर की जाए। इसी तरह से कानपुर में पुलिस की नाकामी के मामले का नोटिस कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने लिया। दरअसल 22 जून को अगवा किए गए संजीत यादव को जराइम पेशों ने तावान वसूल करने के बावजूद मार डाला था। हालांकि इस मामले में पुलिस हुक्काम पर गाज भी गिरी, लेकिन पुलिस की इस नाकामी पर सियासी गलियारों में काफी तनकीद की जा रही है। यूथ कांग्रेस के लीडर कौशिक पांडे ने संजीत की बहन से प्रियंका गांधी के फोन पर बात करवाई। गांधी मैम थी, उन्होंने कहा रुचि आप परेशान मत हो, पूरा देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आपको न्याय दिला के रहेंगे। हमें सब लोग भरोसा दिलाते हैं, हमें भरोसा है सब पर। पुलिस प्रशासन पे तो नहीं था, लेकिन सब आम जनता पर, सभी लोगों पर मुझे भरोसा है कि मुझे न्याय दिलाएंगे वो। मैं अपने भाई को जिंदा ना ला सकी, लेकिन कम से कम मुझे मेरे भाई की डेड बॉडी दे दी जाए। मैं अपने भाई की डेड बॉडी का इंतज़ार कर रही हूँ। 2 दिन बाद रक्षाबंधन, कम से कम मेरा भाई मेरे सामने आ जाए, उसके कलाई पे राखी तो बांध लूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा और कुछ। जिस शिद्दत से आप मीडिया साथी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ टेंट लगा के आप लोग हैं, आप लोग को कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोग एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे लगातार संघर्ष कर रहे हैं और मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने हम लोग को निर्देशित करा कि यहाँ पे पीड़ित परिवार से हम लोग परस्पर पहले भी संपर्क में आप लोग देखने वाले, और उन्होंने ये कहा व्यक्तिगत रूप में कि परिवार से लगातार संपर्क में रहें, छोटी से छोटी उनकी ज़रूरत पर खड़े हों और उनकी इस लड़ाई को हम लोग अपनी लड़ाई जिस तरीके से मान के लड़ रहे हैं उसी तरीके से इसको मान के आगे भी लड़ते रहें। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी में नज्म-ओ-नस्क की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मायावती ने कहा कि दलितों के साथ मजालिम को बंद किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर योगी हुकूमत यूपी में नज्म-ओ-नस्क को बेहतर करना चाहती है तो उन्हें बीएसपी दौरे हुकूमत से सीखना चाहिए। में शासनकाल रहा तो उत्तर प्रदेश में सही मायने में कानून का राज चला था, तो इसमें इनको हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरी गवर्नमेंट से सबक सीखकर तो इनको उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता को सही मायने में कानून का राज देना चाहिए। केंद्र की सरकार से भी ये कहना है, उत्तर प्रदेश की सरकार से खासकर ये कहना है कि जो कानून बने हैं उनको ईमानदारी निष्ठा से इसको इम्प्लीमेंट कराए। असेंबली इजलास को लेकर राजस्थान में गहलोत काबीना की आज अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में गवर्नर की जानिब से असेंबली सेशन से मुताल्लिक किए गए एतराज़ात के जवाब पर तबादला ख्याल करने के बाद एक जवाब तैयार किया गया। काबीना ने इन सभी 3 मामलों पर जवाब तैयार किया जो कि गवर्नर के जरिए मांगे गए हैं। मायावती ने भी राजस्थान में सियासी बहरान के हवाले से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खुद उनके 6 अरकान असेंबली की चोरी की, दूसरों पर चोरी का इल्जाम अब लगा रहे हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस की हालत यह है कि उल्टा चोर कोतवाल कुटाटे। कांग्रेस के राज में और राजस्थान में देखने के लिए मिल रहा है, तो मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले कि हमारा सामान चोरी हो गया है तो उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि चोरी किसने की है। तो असली चोर तो ये लोग बैठे हैं राजस्थान में, कांग्रेस बैठी है, मिस्टर गहलोत बैठा है। क्या हाई कमांड को नजर नहीं आ रहा है? और ये कह देना कि मीडिया में ये प्रचार कर देना कांग्रेस के लोग कि बीएसपी बीजेपी से मिली है। मैंने इस बात को पहले भी कहा था, हमारी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, ना हम बीजेपी से मिले हैं ना किसी और पार्टी से मिले हैं। हम जो भी फैसला लेते हैं हम अपनी पार्टी और मूवमेंट के हित में लेते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कई बार इधर गड़बड़ किया है राजस्थान में, इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और वहीं काबीना के मुतालबे के बावजूद राजस्थान के गवर्नर के जरिए असेंबली सेशन न बुलाने पर उनके खिलाफ हाईकोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी में गवर्नर को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया है। राजस्थान में जारी सियासी बहरान के बीच में जो गवर्नर और मुख्यमंत्री का टकराव है, इस बीच जो लगातार
जो सत्र है विधानसभा का वो बुलाने की कोशिशें की जा रही है। विधानसभा के सत्र को बुलाने के मामले को लेकर के जो रवैया राजस्थान के गवर्नर ने अख्तियार किया है, जिनका नाम कलराज मिश्र है, उनको चैलेंज करते हुए एक एडवोकेट ने यहाँ पर एक परिवाद दायर किया है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि राजस्थान के गवर्नर को उनके पद से हटाना चाहिए। शांतनु पारीक हमारे साथ में मौजूद है। साहब, क्या आपका बुनियादी मुद्दा है? क्या याचिका लेकर आप अदालत के पास पहुंचे? देखिए, बात ऐसी है सर, कैबिनेट मीटिंग के अंदर एक बार स्पेशल सेशन को बुलाने का अप्रूवल हो गया, तो राज्यपाल साहब बाध्य है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स अंडर आर्टिकल 163 रेड विद 174 रेड विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन नबम रेबिया केस कि आपको असेंबली सेशन, स्पेशल असेंबली सेशन बुलाना ही पड़ेगा। नबम रेबिया केस के अंदर क्या था कि राज्यपाल साहब का अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेशल सेशन के लिए। अगर गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है तो राज्यपाल साहब को स्पेशल सेशन बुलाने का डिस्क्रिप्शन है, और अगर गवर्नमेंट की मेजोरिटी है तो वो कैबिनेट नोट से माइंड है कि उनको स्पेशल सेशन बुलाना ही पड़ेगा नबम रेबिया केस के हिसाब से। तो दोनों ही परिस्थिति के अंदर अगर उनको लगता है गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है तभी बुलाना है, और गवर्नमेंट की मेजोरिटी तभी बुलाना है। तो जब आप 6th पॉइंट में साफ साफ लिख रहे हैं कि जब राजस्थान गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, 6 पॉइंट में आपने लिखा है कि गवर्नमेंट की जब मेजोरिटी है तो आप स्पेशल सेशन क्यों बुलाना चाहते हो? तो आप ये खुद ही अप्रूव कर रहे हो कि भाई मेरे को पता है मेजोरिटी है, लेकिन आप बुलाना क्यों चाहते हो? तो इसका मतलब आप नबम रेबिया केस का वायलेशन कर रहे हैं। मैंने लिखा कैबिनेट नोट। आपने क्या परिवाद दायर किया? सर, मेरी बेसिकली ये पिटीशन है कि गवर्नर का इनेक्शन नहीं है। एक बार एफिडेविट आन दो, मेरे पास तो ये सारी मीडिया की रिपोर्ट है सर। मैं चाहता हूँ कि एक बार यूनियन गवर्नमेंट का एफिडेविट आ जाए। एफिडेविट के अंदर में सारी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरे पास। ये इनेक्शन है गवर्नर साहब का, ही इज एक्टिंग इन ग्रॉस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं चाहता हूँ एक बार एफिडेविट आ जाए, उसके बाद में जो है यूनियन गवर्नमेंट को मैं डायरेक्ट करवाऊंगा कोर्ट से कि वो एडवाइस करे प्रेसिडेंट को कि तुरंत प्रभाव से गवर्नर साहब को हटाया जाए, क्योंकि वो इज एक्टिंग इन ग्रॉस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनको हटवाने के लिए आप ये याचिका आपने लगाई है, जो हाई कोर्ट में आप पहुंचे हैं, तो अभी क्या लगता है कब तक सुनवाई होगी? कब? राज्यपाल का पद जो है वो महामहिम का पद है, बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, लेकिन हर पद को संविधान की मर्यादाओं में रहना चाहिए। अगर संविधान की मर्यादाओं में कोई भी पद या इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसमें चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद ही नहीं मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कैसे काम चलेगा सर? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का फेलियर हो जाएगा। अयोध्या में भूमि पूजन पर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की भूमि पूजन में शिरकत पर एतराज जताया। अपने ट्वीट में ओवैसी ने लिखा कि भूमि पूजन में पीएम की शिरकत से दस्तूर पर हलफ की खिलाफवर्जी होगी। आईनी ओहदे पर रहकर पीएम मोदी का ऐसा करना सही ना होगा। कर्नाटक हुकूमत ने बिलाखिर निसाब से टीपू सुल्तान से मुतालिक असबाक को हटा दिया है। 7वीं जमात के निसाब से टीपू सुल्तान से मुतालिक असबाक हटा दिए गए। इसके अलावा आइन से मुतालिक सबक भी हज़फ कर दिए गए। वहीं तालीमी साल के लिए निसाब में 30% की कमी की गई। दिल्ली तशद्दुद मामले में आज दिल्ली की एक ज़िलाई अदालत में समाअत होना है। तशद्दुद मामले में दाखिल चार्जशीट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कासिम रसूल इलियास का नाम भी शामिल है। चार्जशीट में शुमाल मशरक़ी दिल्ली के चांदबाग में इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने का इल्ज़ाम है। वहीं कासिम रसूल इलियास ने दिल्ली पुलिस को चैलेंज किया कि वो इस इल्ज़ाम को साबित करे। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास से खास बातचीत की हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने। दिल्ली फसादात की इंक्वायरी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों पर चार्जशीट और उसमें नाम आया है उसको लेकर के इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं कि दिल्ली पुलिस सियासी तौर पर निशाना बना रही है। अब एक नया नाम जुड़ा है डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का। उनका नाम एक FIR नंबर 60/20 के तहत जो चार्जशीट जमा की गई है उसमें आया है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस जो कुछ कर रही है उसकी पहली कोशिश ये है कि जो लोग असल कल्प्रिट है, जिन्होंने फसाद की साजिश रची थी, जिन्होंने फसाद को करवाया था, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, उन सबको वो शील्ड कर रही है। अभी तक के देखिए कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई, कहीं नाम उनका नहीं है, और भी ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम नहीं है। दूसरी बात ये कि ये CAA, NRC और NPR पर जो तहरीक चली थी, उस तहरीक में जिन लोगों ने भी रोल प्ले किया था, जिनका भी कोई नुमाया रोल था, उन सबको लगातार एक के बाद एक इस फसाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इस
चार्जशीट में आपका नाम आया है, कहा गया आपने भड़काऊ भाषण दिया, चांद बाग में भाषण दिया, क्या ये ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये CAA, NRC और NPR की तहरीक चली थी तो दिल्ली में जितनी जगह भी इस तरह के एहतजाजात हो रहे थे शाहीन बाग के तर्ज के ऊपर में, वहाँ सब जगह हम लोग गए और सब जगह हमने स्पीचेस दी है। इसके अलावा मुल्क के अंदर भी कर्नाटक में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, UP में, हर जगह हम लोग गए और हर जगह हमने अपनी बात रखी है। और बात देखिए, बुनियादी तौर पर CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो वो कैसे कानून के दायरे से बाहर है। देखिए, हमारा संविधान जो है हमको इजहार ख्याल की, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। अगर हम ये कहते हैं कि ये कानून असंवैधानिक है, ये कानून इंसानों के ख़िलाफ़ है, ये कानून इस देश की बुनियादों के ख़िलाफ़ है, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात को ख़राब करने वाला कानून है, तो इसमें कौन सी बात हम गलत कह रहे हैं? दूसरी बात है कि हम नहीं कह रहे हैं ये बात, इस मुल्क के जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन आपने एक ट्वीट किया और उसमें दिल्ली पुलिस को चैलेंज किया कि वो इसको साबित करे। यकीनन अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको, देखिए, अगर दिल्ली पुलिस ये साबित कर दे कि हमने कोई भड़काऊ भाषण दिया, देखिए हम लोग तो एक तो ये ज़बान बोलते ही नहीं है। हम जितनी बात कहते हैं वो सब कानून के दायरे में होती है, वो सब संविधान के दायरे में होती है। हमने आज तक कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी भड़काऊ भाषण नहीं दिया। और भड़काऊ भाषण क्यों देंगे हम? और लेकिन इसके बाद दिल्ली पुलिस को 31 अगस्त से पहले एक कंप्लीट चार्जशीट दाखिल करनी है। अगर हमारा नाम उसमें आता है तो उसके बाद फिर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और इसको पॉलिटिकली हम भी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये डॉक्टर कासिम रसूल इलियास थे जिन्होंने साफ किया कि क्योंकि CAA के तहत उन्होंने वहाँ पर ही नहीं बल्कि दूसरी तमाम जगहों पर जाकर के तकरीरें की थी, स्पीच दी थी, इस वजह से उनका नाम चार्जशीट में आया है। उन्होंने भड़काऊ भाषण कभी नहीं दिया है। अगर दिल्ली पुलिस के पास सबूत है तो वो उसको साबित करे, ये चैलेंज अभी भी कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त है एक ब्रेक का। और अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलात की। हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद रिकॉर्ड के तौर पर बढ़ती जा रही है। ताज़ा आदादशुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के करीब 48,000 नए मामले देखे गए। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मामले बढ़कर 14,83,156 हो गए हैं। मुल्क में 24 घंटों में 654 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, यानी मुल्क में अब तक कुल 33,425 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कोरोना से मुल्क में सबसे ज़्यादा हलाकतें रियासत महाराष्ट्र में देखी गई, जहां अब तक कुल 13,923 कोरोना मुतासिरीन की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 3,83,723 हो गए हैं। महाराष्ट्र के बाद मुल्क में सबसे ज़्यादा अमवात राजधानी दिल्ली में देखी गई। दिल्ली में कोरोना ने अब तक 3,848 लोगों की जानें ली हैं। जनूबी रियासत तमिलनाडु में कोरोना की वजह से अब तक 3,579 अफराद हलाक हो चुके हैं। रियासत गुजरात में कोरोना से अब तक 2,352 लोगों की जान गई है। कोरोना के इस दौर में अगर आप क़ुव्वत मदाफ़त को बेहतर बनाने के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स और काढ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। डॉक्टर्स का मशवरा यही है कि अगर बेहतर खान पान, वर्जिश और नींद का पूरा ख्याल रखा जाए तो फिर सप्लीमेंट्स और इम्यूनिटी बूस्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लिहाजा अगर आप भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रा एहतियात के साथ। हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मामले मुसलसल बढ़ रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए लोग मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर बनाने के लिए विटामिन और सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी कसरत से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर बनाने के लिए विटामिन और सप्लीमेंट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। विटामिन सी देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन है, अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो वो पेशाब में निकल जाता है। लेकिन विटामिन ई है, ए है और डी की बात हमको करनी चाहिए। तो ये विटामिन अगर हम एक्सेस में लेंगे तो ये ऑयल सॉल्युबल विटामिन्स हैं और डी की तो टॉक्सिसिटी बहुत डॉक्यूमेंटेड है और सी की कोई ख़ास नहीं होती है और जो ई है उसकी भी कोई ख़ास नहीं होती, लेकिन इसको ज़्यादा तादाद में नहीं लेना चाहिए। देखिए हेडेक हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है, घबराहट हो सकती है,
जिंक से उल्टी भी आती है। मैंने तजर्बा किया था जब बहुत पहले मैं स्टूडेंट था। तो कोई भी चीज़ की ओवरडोजिंग नहीं करनी चाहिए और विटामिन हमारे खाने में मौजूद है। कई प्रकार के काढ़े या दूसरे सप्लीमेंट लेने से आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। जिन लोगों को दिल की बीमारी है हो सकता है उनमें हार्ट अटैक भी प्रेसिपिटेट हो जाए। तो इसलिए मेरी राय ये है कि बिना डॉक्टरी सलाह के आप कोई भी सप्लीमेंट अपने आप शुरू ना करें। कोरोना के इस दौर में क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए धड़ल्ले से काढ़ा और गर्म मसालों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक अगर आपने ज्यादा काढ़े का इस्तेमाल किया तो आपको पेट की खराबी समेत दीगर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मैं गर्म पानी पी रहा हूँ और काढ़े पी रहा हूँ। काढ़े पी रहा हूँ सुबह शाम, और सुबह शाम गर्म पानी और बीच में नॉर्मल पानी। और वैसे सप्लीमेंट किया वो मतलब 2-4 बादाम डेली ले लेता हूँ। खाना तो साधारण जो खाता हूँ। आमतौर पे हम लोग काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग जो है मॉर्निंग में काढ़ा पीते हैं, अपने जो देसी मसाले हैं उनका बना के। काढ़े का एक बार इस्तेमाल कर रहे हैं डेली मॉर्निंग में, और गर्म पानी तो दिन में कई बार पी लेते हैं। जो केसेस ज़्यादा आए हैं वो नफ्सियाती परेशानी के, और हमने महसूस ये किया कि उनका स्टमक डिसऑर्डर हुआ पेट की खराबी से, और बहुतों का हमने एलर्टी कराया तो उसमें भी जो है फ़र्क आया है। वो पता चला कि वो गर्म मसाले ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो रेशियो रोज़ाना का गर्म मसाले का इस्तेमाल करना चाहिए उससे 4 गुना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जाहिर है कि वो नुकसान का सबब बनता है। आप लोगों की एडवाइस क्या है? आपकी एडवाइस क्या है? हमारा मशवरा ये है कि खमीरा जात तो आप लेते रहिए। ये चूँकि एंटी ऑक्सीडेंट इम्यूनिटी बूस्टर सदियों से आजमाई हुई दवा है। कोई भी खमीरा जो पसंद है आप ले सकते हैं। बहरहाल डॉक्टरों का मशवरा है कि अगर बेहतर खान पान, वर्जिश और नींद का ख्याल रखा जाए तो सप्लीमेंट और इम्यूनिटी बूस्टर की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा हमें विटामिन सप्लीमेंट लेते वक्त काफी होशियार रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। बंगाल से खबर है, जहां कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद 60,830 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,112 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने रियासत में 2 दिनों का सख्त लॉकडाउन जारी कर दिया है। लोगों में भी कोरोना के बढ़ते असर से खौफ का माहौल देखा जा रहा है। यही वजह है कि ईद उल अजहा का त्यौहार सामने होने के बावजूद बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ नहीं नजर आ रही। कोलकाता के बाजारों में दुकानें तो खुली हैं, लेकिन खरीदार नदारद हैं। कारोबार ठप होने से व्यापारी भी परेशान हैं। इनके मुताबिक कोरोना बहरान से कारोबार को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ईद उल फित्र के बाद ईद उल अजहा का त्यौहार सामने है, लेकिन ईद की तैयारियां जिस तरह से होती है, बाजारों में जिस तरह से भीड़ होती है, वो भीड़, वो रौनक इस बार नजर नहीं आ रही है। हम मौजूद हैं कोलकाता की न्यू मार्केट में। ये वो मार्केट है जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन यहाँ सन्नाटा छाया है। बंगाल में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कोलकाता कोरोना से मुतासिर हुआ है, और जिस तरह से हर दिन एक मरीजों की एक बड़ी तादाद सामने आ रही है, ऐसे में लोग घरों से कम निकल रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 दिनों का लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद कोलकाता के बाजारों में भीड़ नहीं देखी जा रही है। ईद जैसे त्यौहार में भी लोग घरों में हैं। हम बात करेंगे कुछ लोगों से, क्या हाल है बाजारों का, किस तरह इसी तरह चल रहा है। हम लोग लगा रहे हैं, बस उठा रहे हैं। कभी 2 पीस बिक गया, कभी 1 पीस बिक गया, इसी तरह हो रहा है। मतलब खर्चा मेंटेनेंस भी होना मुश्किल है। ऐसे में लॉकडाउन भी, कल लॉकडाउन है। अब क्या करें नहीं करें, हम लोग खुद समझ में नहीं आता है। यहाँ पहले तो बहुत भीड़ होती लॉकडाउन पहले, लेकिन अभी भीड़ नहीं हो रही। अभी ना के बराबर है। जो दाम का कीना है वो कीना दाम में हम लोग बेच रहे हैं। क्या करेंगे? बाहर का अभी कस्टमर नहीं है। जब तक मेट्रो ट्रेन नहीं जाता तो कोई कस्टमर बाहर का नहीं है। अभी जो सब है लोकल कस्टमर आ रहा है बस। जैसे तैसे करके यहाँ पे चल रहा है। किसी का 1 पीस बिक्री होता है तो किसी का 2 पीस, उसी में इंसान चला रहा है अब तक का। और ये कब तक का चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जो भी इंसान 1 पीस 2 पीस, हम भी धंधा कर रहे हैं, हम भी 1 पीस में।
हाँ, ईद के लिए हर इंसान तैयारी करता है। जो मोमेडन है वो अपना खुद से तैयारी करता है, हम लोग खुद के तैयारी करते हैं। यहाँ पे तो ईद का बाजार समझ ही में नहीं आ रहा। बहुत ऐसा कम आदमी जो खरीद रहा है वो भी मतलब जो लॉस करके ही देना पड़ रहा है। कोई माल में 10 रुपया, कोई माल में 20 रुपया आता है, बस यही आता है, उससे ज़्यादा आता नहीं है मैडम। कि ईद का बाजार है लेकिन उसके बावजूद दुकानें तो खुली हैं बाजारों में, लेकिन लोग नहीं हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। माशी तौर पर भी लोग कमज़ोर हुए हैं। ऐसे में ईद के मौके पर जो गहमा गहमी नज़र आती है, बाज़ारों में भीड़ नहीं है और हुकूमत की तरफ से भी यही अपील की जा रही है कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कैमरामैन शुभ्रता के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। इंदौर में अच्छी बारिश के लिए बीजेपी लीडर दूल्हे की तरह सज धज कर गधे पर उल्टे बैठकर निकले। ऐसा लग रहा था गोया बारात निकली हो। बीजेपी लीडर और जिला सदर शिव डिंगू ने बताया कि अच्छी बारिश के लिए बरसों से इस तरह के टोने टोटके किए जाते रहे हैं। बारिश के लिए निकली ये बारात नाचते गाते राई और नमक के साथ शमशान घाट पर जाकर खत्म हुई। आपको बताएं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार इंदौर में अब तक करीब 4 इंच कम बारिश हुई है। ये एक पौराणिक परंपरा है। जिस गांव में बारिश नहीं होती है बरसात के समय में, उसमें एक पूर्वज हमारे जो पुराने जो लोग हैं वो कहते आ रहे हैं कि गांव में अगर बरसात नहीं होती है तो गधे पर गांव के या तो सरपंच हो या गांव का पटेल हो, इन दोनों को बिठाकर गांव में उल्टा राउंड लगाते हैं और जहां हम अपने शास्त्रों के अनुसार जहां जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका अग्नि संस्कार जो हम करते हैं उसमें उस जगह पर गधे पर बैठकर राई और नमक का छिड़काव करके उल्टी परिक्रमा करते हैं। उससे नगर में बारिश होती है। कोरोना का असर हज पर भी पड़ा है, इसलिए इस साल सिर्फ उन्हीं लोगों को हज की इजाज़त दी गई है जो कि सऊदी अरब में मुकीम है। बैरूनी आज़मीन हज को इस साल हज की इजाज़त नहीं है। आज जुल्हिज्जा की 6 तारीख है, ताहम मनासिक हज की इब्तिदा हर साल 8 जुल्हिज्जा से होती है। आज़मीन हज 8 जुल्हिज्जा को मिना के लिए रवाना होते हैं। मिना में क़याम करके ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज़ पढ़ने के साथ ही 9 जुल्हिज्जा को तलबिया पढ़ते हुए मिना से अरफात के लिए रवाना हो जाते हैं। हाजी मैदान अरफात में इबादत करते हैं और गुरूब आफ्ताब के बाद तलबिया भरते हुए अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाते हैं। हालात साजगार ना हों, लोगों के हौसले पस्त हो ही जाते हैं, लेकिन मुश्किल तरीन हालात के बावजूद जो भी इंसान अपने मकसद के लिए ईमानदारी से मेहनत करता है, मंजिल यकीनन उसको मिल ही जाती है। मेरठ की सरीना खान ने भी तालीम के शोबे में ऐसे ही शानदार कामयाबी हासिल की है। आइए आपको मिलवाते हैं इस होनहार तालिबा से। मेरठ कैंट के तिवारी कैंपस में रहने वाली सरीना खातून ने सीबीएसई बोर्ड के सीनियर सेकेंडरी में 97% नंबर हासिल करके न सिर्फ अपने स्कूल बल्कि शहर के टॉपर बच्चों की फहरिस्त में शामिल होकर अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे मजामीन में 100 में से 95 नंबर से ज्यादा हासिल करके सरीना ने साबित किया है कि मुश्किल हालात में भी हौसले, मेहनत और खुद पर यकीन रखते हुए कामयाबी हासिल की जा सकती है। हमारे घर के हालात थोड़े अच्छे नहीं थे, बट फिर भी मम्मा डैडी ने बहुत मुझे सपोर्ट करा। मेरी हमेशा फ़ीस टाइम से जमा करी। हालांकि मैं स्कूल नहीं जा पा रही थी, बीच में ऐसे हुआ था फ़ीस के लिए बहुत फोर्स हो रहा था स्कूल से, बट मम्मा ने जब भी करा और मैंने उनके ड्रीम्स को फुलफ़िल करा अपना 100% देकर। Now I want to become a researcher, so that's why I want to become a microbiologist। और मेहनत करते रहें, सक्सेस हमें मिलेगी फाइनली जाकर। हालात चाहे जैसे भी हो, अपने बड़ों के लिए, अपने लिए मेहनत करते रहें। सरीना की ये कामयाबी इसकी अकेले की कोशिशों का नतीजा नहीं है, बल्कि इनके वालिदैन की कुर्बानियों और ज़रूरत के वक्त मदद और रहनुमाई करने वालों की कोशिशों का भी नतीजा है।
वक्त जरूरत सरीना की मदद और रहनुमाई करने वाले सरीना की इस कामयाबी को समाज के लिए एक नजीर के तौर पर पेश करते हुए ऐसे सलाहियतमंद और जरूरतमंद तालिब इल्म की मदद के लिए समाज से आगे आने की अपील करते हैं। बचपन में तो मैंने बच्चों को हमेशा कभी ट्यूशन नहीं लगाया, बच्चों को मैंने खुद पढ़ाया बच्चों को। मैंने 9 तक भी मैंने खुद बच्चों को खुद पढ़ाया अपने। हमेशा फर्स्ट टाइम बच्चे कुछ बन जाएंगे, बस कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, बस मतलब हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम ऋषभ अकेडमी में पढ़ा सकें। जिन हालात में और जिस तरह से इन्होंने तालीम हासिल की है, यकीनन वो बहुत सी बच्चियों के लिए एक मिसाल बनी है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेरी ही बच्ची है जिसने इतनी कामयाबी की है। और मुझे ये लोगों से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा अपने इलाक़ों में उन बच्चियों की हौसला अफजाई और उनकी जो भी मदद हो सके अपनी ज़ाती तौर पे वो करें। हमारे बच्चियों को आगे आना चाहिए और यकीनन इस कॉलोनी के लिए बड़े फ़ख्र की बात। सरीना ने तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी कामयाबी के सफर के एक मरहले को तो पार कर लिया, लेकिन सरीना के लिए अभी मंजिलें और भी हैं। मुश्किल हालात में हौसला खो देने वालों के लिए सरीना खान एक ऐसी मिसाल हैं जो अपनी मेहनत और जज्बे से हर मुश्किल को पार करने का हौसला रखती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।